हेलो एवरीवन। कोजर के संघर्ष सिद्धांत पर हमारा ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम कोजर के संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्तावों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप देखिएगा कोजर के कारण संबंधी प्रस्ताव है कोजर्स प्रोपोजल रिलेटेड टू द कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर जो 1956 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। भी संघर्ष है उसके कारण क्या है, तो इन्हें कोजर्स प्रोपोजल रिलेटेड टू कोज ऑफ कन्फ्लिक्ट या कोजर के कारण संबंधी प्रस्तावों के नामों से जाना जाता है। तो ये देखिएगा कोजर ने यहाँ पर जो अपने कारण संबंधी प्रस्ताव थे उनको 5 भागों में बांटा था। पहला है संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्ताव। ये जो कारण संबंधी प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में कोजर ने संघर्ष के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से संघर्ष शुरू होता है, उनके बारे में बताया है। संघर्ष के हिंसात्मक संघर्ष से जुड़े प्रस्ताव, इसमें कोजर ने ये बताया भी हिंसा कब किस तरह के संघर्ष में हिंसा कम होती है और किस तरह के संघर्ष में हिंसा की जो तीव्रता है वो अधिक होती है। संघर्ष की अवधि से जुड़े प्रस्ताव, इन प्रस्तावों के अंदर कोजर ने ये बताया है भी किस तरह प्रकार का संघर्ष होता है जो लंबी अवधि तक चलता है और किस तरह के जो संघर्ष है वो कम अवधि के शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। संघर्ष की उपयोगिता से जुड़े प्रस्ताव, इसका मतलब यहाँ संघर्ष की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है संघर्ष का, क्योंकि जो कोजर थे उनका संघर्ष सिद्धांत है ये उससे पूर्व के जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, डेरेनडॉर्फ हो गए, जॉर्ज सिमेल हो गए, इन सभी के सिद्धांतों से एक अलग प्रकार का सिद्धांत था। इन्होंने संघर्ष को व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन का आधार माना था। इसीलिए टर्नर ने कोजर के संघर्ष सिद्धांत को क्या कहा था, प्रकार्यात्मक संघर्ष भी इन्हें कहा था। इन्होंने कहा था भी संघर्ष है वो सदैव विघटनात्मक नहीं होता, संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम भी निकलते हैं जिससे व्यवस्था में नवाचार आता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है। जैसे भारत और चीन के बीच में संघर्ष हो रहा है तो नए नए हथियारों का विकास हो रहा है और देश के अंदर एकता भी स्थापित होती है। सभी देश के जो पार्टियां हो, चाहे किसी भी पक्ष या धर्म को मानने वाले लोग हो, जब देश हित की बात आती है तो उसमें एकता भी स्थापित होती है। तो इसका मतलब संघर्ष का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, वो संघर्ष की उपयोगिता से जुड़े प्रस्ताव में इन्होंने बताया है। और एक हमारा संघर्ष के प्रकारों संबंधी प्रस्ताव, इन प्रकारों संबंधी प्रस्ताव में बताया गया भी संघर्ष है वो उनके प्रकार है क्या, समाज के संगठन में वो किस तरह से योगदान देते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कोजर के संघर्ष संबंधी प्रस्ताव है, इनका आप देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोजर के संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्तावों को समझाएं या एक्सप्लेन इन डिटेल कोजर्स प्रोपोजल रिलेटेड टू कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, या सीधा क्वेश्चन आ सकता है कोजर के संघर्ष संबंधी सिद्धांत को समझाएं। तो इसमें आप बताओगे कि कोजर ने पुस्तक लिखी थी 1956 में, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। उस पुस्तक में संघर्ष संबंधी सिद्धांत बताए थे। यदि सीधा संघर्ष संबंधी सिद्धांत पर नोट लिखना आ जाए तो आप उसके अंदर फिर उस संघर्ष के प्रकार कौन कौन से बताए, जैसे कौन कौन से प्रकार बताए थे, मुख्य रूप से उन्होंने 2 प्रकार बताए थे, यथार्थ या वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। और दूसरा जो इन्होंने डिवीज़न किया था वो किया था आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। इसके अलावा इन्होंने फिर संघर्ष के प्रकार भी बताए थे भी असामाजिक परिवर्तन का आधार है, यह व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करता है और इससे नवाचार या सृजनात्मकता आती है, इसके सामाजिक प्रकार थे। उसके बाद कोजर के कारण संबंधी प्रस्ताव वो लिख देंगे और अंत में हम इसका सारांश या मूल्यांकन भी करेंगे भी कोजर है वो कहाँ पर सही थे और कहाँ पर गलत थे, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। तो यदि कारण संबंधी प्रस्ताव पूछे जाते हैं तो उसके अंदर आप केवल कारण संबंधी प्रस्तावों का वर्णन करेंगे और इनके सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे, आलोचना और उनका सारांश इसमें आप लिखेंगे। तो लेविस ए कोजर, जैसे कि आपको पहले वीडियो में हमने बताया था, लेविस ए कोजर है ये जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री थे। जन्म जर्मनी में हुआ था और बाद में अमेरिका में जाकर रहने लगे थे। कोजर का मानना था कि समाज व्यक्तियों से ज़्यादा संरचनात्मक इकाइयों से अंतर संबंधित है। संरचनात्मक इकाइयाँ कौन सी, समाज के अंदर बहुत सारी इकाइयाँ हैं जैसे जाति, धर्म, परिवार, समूह, समुदाय और जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। तो ये कह रहे हैं व्यक्तियों से ज़्यादा जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर नहीं बल्कि उनकी संरचनात्मक इकाइयों से अंतर संबंधित है। और ये जो संरचनात्मक इकाइयाँ होती है इनके 2 तरह के, या तो ये सहयोगात्मक होगी या ये फिर संघर्षात्मक होगी। तो दोनों तत्व इन इकाइयों के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन कोजर ने ये बताया यदि उनके बीच में सहयोगात्मक है वो तो समाज या समूह या इकाई के लिए लाभदायक है ही है,
परंतु यदि संघर्षात्मक है, वो भी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को एक करता है, एकीकरण में और उनके अनुकूलन में सहायता प्रदान करता है। यदि उनकी जो संघर्ष आपस में इकाइयाँ कर रही है उनके मूल्य समान हो, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उनके मूल्य समान होने के कारण ये व्यवस्था को मजबूत करती है। मजबूत करने का मतलब क्या हुआ, ये एक ही मूल्यों पर आधारित है, जन कल्याण के मूल्यों पर आधारित सत्ता हासिल करने के लिए। तो इससे संघर्ष से सत्ता हासिल तो होगी, लेकिन इससे लोगों का बेनिफिट भी होगा, क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष की आलोचना भी करेगा। तो ये कोजर ने कहा था जॉर्ज सिमेल की तरह कि विभिन्न इकाइयों में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है, लेकिन यदि उनके समान मूल्यों पर आधारित है तो जो संघर्ष है वो संघर्ष समाज के लिए संगठनात्मक होगा, प्रकार्यात्मक होगा, सहयोगात्मक रूप में होगा और सामाजिक व्यवस्था को एकीकरण और अनुकूलन में वो सहायता करेगा। और इसी प्रकार्यात्मक जो कोजर है, इसके प्रकार्यात्मक सिद्धांत के आधार पर टर्नर ने कोजर के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष भी कहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, संरचनात्मक इकाइयों में सहयोग और संघर्ष दोनों तत्व विद्यमान है। कोजर ने संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्ताव अपनी पुस्तक, क्योंकि कोजर का जो सिद्धांत है कारण संबंधी प्रस्ताव है, उनका अलग अलग भागों में बांटना है। कोजर का जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वो अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1956 में दिया गया है। कोजर ने सभी कारण संबंधी प्रस्ताव उपकल्पनात्मक है। उपकल्पनात्मक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये उपकल्पनात्मक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनुमानित है, ये पहले से निर्धारित किए गए हैं किसी संघर्ष का पहले से। उपकल्पना का मतलब क्या होता है, कोई भी समस्या उसका पहले से समाधान सोचना। तो ये केवल उपकल्पनात्मक है, इनका परीक्षण करना बाकी है। कोजर के इन सभी कारण संबंधी प्रस्तावों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। तो आप देखिए, पहला जो इसका टाइप हमने किया है वो है संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्ताव। संघर्ष के कारण संबंधी प्रस्ताव में कोजर समाज के संघर्षों के कारणों का वर्णन करते हैं। भी समाज में संघर्ष किस वजह से होते हैं, तो पहला कारण इन्होंने बताया है कि समाज के जब अधिकांश सदस्य समाज में व्याप्त असमानता, भी समाज में असमानता है, भेदभाव है, जब तक लोग उस असमानता या भेदभाव को स्वीकार करते हैं तब तक संघर्ष नहीं होंगे। लेकिन जब उस असमानता या भेदभाव को स्वीकार करना लोगों ने बंद कर दिया या अस्वीकार कर दिया तो संघर्ष शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक असमानता संघर्ष का कारण है। कब, जब लोग उस सामाजिक असमानता को स्वीकार ना करें। जैसे आप, हमने इतिहास के अंदर में एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जो दलित जातियां थी उस समय की, वो उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने स्वीकार कर रखा था भी हमारे डेस्टिनी में यही लिखा है भी, या किस्मत में यही लिखा है, या ये बात सही है, हमें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। मतलब कोई संघर्ष नहीं था, उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन जब बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया अभी, ये भेदभाव, जब उनकी बात ये समझ में आई कि ये गलत है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, आपने देखा भी होगा, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला था, एक संघर्ष भी चला था उनके बीच में। तो वो संघर्ष कब शुरू हुआ, जब उस असमानता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो संघर्ष का कारण बताया है कोजर ने, पहला कारण कि जब समाज के अंदर असमानता विद्यमान होती है और उस असमानता को लोग अस्वीकार कर दें या स्वीकार न करें, तब संघर्ष होगा। दूसरा कारण देखिएगा, कारण संबंधी प्रस्ताव में, जब समाज में कुछ लोगों के अभाव, मतलब कुछ एक लोग हैं जो अभाव है, गरीबी में है, त्रासदी में है, दयनीय हालत में है, यदि वो जन सामान्य की त्रासदी बन जाए तो फिर क्या होता है, संघर्ष का रूप ले लेता है, संघर्ष शुरू होता है। मतलब कुछ एक व्यक्तियों की समस्याएं जब पूरे समाज की समस्या बन जाती है तो वो क्या बन जाएगा, एक संघर्ष का रूप ले लेगा, वो एक संघर्ष का रूप धारण कर लेगा। जैसे महिलाओं वो लैंगिक समानता का जिक्र चलता है, तो लैंगिक समानता का जिक्र क्यों चलता है, क्योंकि महिलाएं एक प्रताड़ित पक्ष था, तो वो कुछ एक महिलाएं प्रताड़ित थी, लेकिन अब वो जो बहुत सारी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी तो लैंगिक समानता का मुद्दा उठा, एक संघर्ष चला, भी पुरुषों के बराबर हक दिया जाए, उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिया जाए, तो एक उनका संघर्ष शुरू हुआ। इसका मतलब समाज के कुछ एक लोगों की जब समस्याएं जन सामान्य की समस्या बन जाती है तो वो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो दो कारण बताए, असमानता है उसको लोग स्वीकार कर लें, स्वीकार नहीं करें तो संघर्ष शुरू होता है। और दूसरा, कुछ एक लोगों का अभाव, गरीबी या त्रासदी, जन सामान्य का अभाव, गरीबी या त्रासदी बन जाती है तो संघर्ष
शुरू होगा। दूसरा प्रस्ताव था इनका, 5 प्रस्ताव थे ना, तो दूसरा प्रस्ताव था हिंसात्मक संघर्ष से जुड़े प्रस्ताव। भी संघर्ष इन प्रस्तावों में कोजर ने बताया कि संघर्ष में हिंसा की मात्रा कब कम और कब ज़्यादा होगी। तो इन्होंने संघर्ष के दो भाग बताए थे, एक वास्तविक संघर्ष और एक अवास्तविक संघर्ष। जब संघर्ष वास्तविक होगा तो हिंसा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वास्तविक संघर्ष तर्कपूर्ण मांगों पर आधारित होगा और उनकी यदि मांग मान ली जाएगी तो वो संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब संघर्ष वास्तविक होगा, तर्कपूर्ण मांगों पर आधारित होगा, तो इसमें तर्क संगत मांगों या समस्याओं को आपसी बातचीत और समझौते के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है, तो इससे हिंसा कम होगी। इसका मतलब वास्तविक संघर्ष में हिंसा कम होगी क्योंकि वो तर्कपूर्ण मांगों पर आधारित होता है, और तर्कपूर्ण जब मांगे होती है तो आपस में समझौते भी होते हैं, बातचीत भी होती है, और उस बातचीत के द्वारा समाधान निकालने की जब संभावना हो तो वहाँ पर संघर्ष में हिंसा बहुत कम होती है। जैसे स्टूडेंट्स कई बार हड़ताल करते हैं तो उनकी जायज़ मांगे होती है, फिर वो आपस में बैठकर या कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको सेटल किया जाता है, तो उसमें हिंसा बहुत कम होती है। दूसरा है यथार्थवादी, या जब संघर्ष अवास्तविक मुद्दों पर आधारित हो, तर्कहीन मांगे हो, मतलब कोई जायज़ उनकी मांग न हो, केवल भावनाएं हों, संवेगों के आधार पर संघर्ष हो, तो उस संघर्ष में जो संभावना है, हिंसा की संभावना है, वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि ये संघर्ष किस रूप में होगा? ये तोड़ फोड़ की जाएगी, मारकाट की जाएगी, दंगे फसाद किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ इस संघर्ष में व्यक्ति है वो अपने दबी हुई भावनाएं हैं उनको उजागर करता है। जैसे हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, तो वो जो आंदोलन हुए थे उसमें ये तोड़ फोड़, दंगे फसाद, मारकाट आदि हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई थी, क्योंकि वो तर्क कुछ अवास्तविक मुद्दे थे या संवेगों पर ज़्यादा आधारित था। कुछ विशेष मुद्दों की आड़ में कुछ एक लोग थे जिन्होंने अपनी दबी हुई भावनाएं वहाँ पर उजागर की थी। तो तर्क वास्तविक संघर्ष में हिंसा कम होगी या हिंसा की संभावना बहुत कम होगी, जबकि अवास्तविक संघर्ष में हिंसा की संभावना अधिक होगी। संघर्ष की अवधि, अवधि का मतलब समय अवधि, कितने समय तक संघर्ष चलेगा। इसमें प्रस्ताव में संघर्ष की अवधि संबंधी प्रस्ताव में कोजर ने बताया कि कौन सा संघर्ष है जो कम अवधि तक चलेगा और कौन सा संघर्ष है वो लंबी अवधि तक चलेगा। तो पहला बताया, यदि लक्ष्यों के प्रति समाज के सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं होती तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होने वाले संघर्ष की अवधि लंबी होगी। मतलब जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो किन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, यदि उन सदस्यों में आपसी सहमति नहीं है तो संघर्ष लंबे अवधि तक चलेगा। लंबी अवधि तक क्यों चलेगा? क्योंकि कभी एक मांग के लिए संघर्ष करेंगे, फिर दूसरी मांग के लिए संघर्ष करेंगे, या आधे लोग एक तरफ हो जाएंगे या दूसरे लोग एक तरफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो लक्ष्य है का मतलब यहाँ पर मांगे, जो मांगे उन्होंने निर्धारित किया उन पर सभी सहमत नहीं है, तो संघर्ष लंबी अवधि पर चलेगा। यदि उन मांगों पर सभी लोग सहमत हो तो आपसी बातचीत के द्वारा या फिर समझौतों के द्वारा उन मांगों को पूरा किया जा सकता है, तो संघर्ष है वो कम अवधि तक चलता। लेकिन यदि संघर्ष है संघर्षरत सदस्यों की मांगों में आपसी सर्वसम्मति नहीं है तो संघर्ष लंबी अवधि तक चलेगा। दूसरा, यदि विरोधी दलों के संघर्ष संबंधी लक्ष्यों की मात्रा थोड़ी हो, मतलब जो संघर्ष कर रहा है समूह, जैसे मान लीजिए कोई समूह है वो गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तो उसके यदि मांगे कम है तो संघर्ष लंबी अवधि तक चलेगा। मान लीजिए उनकी एक या दो ही मांगे हैं और वो मांगे ऐसी है कि वो एकदम से पूरी नहीं की जा सकती, तो संघर्ष है वो लगातार लंबी अवधि तक चलेगा। लेकिन यदि मांगे बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 20-30 मांगे हैं, तो संघर्ष कम अवधि तक चलेगा, क्योंकि 20-30 मांगे हैं उनमें से कुछ जायज़ मांगे उसी समय मानी जा सकती है, और मांगे यदि मान ली गई जो, तो इसका मतलब उनको लक्ष्य हासिल हो गया तो संघर्ष है वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो यदि संघर्षरत समूह है उसके लक्ष्यों का मतलब मांगों की मात्रा कम है तो संघर्ष लंबी अवधि तक चलेगा, और लक्ष्यों की मात्रा अधिक है तो संघर्ष है वो कम अवधि तक चलेगा। एक तीसरा इन्होंने बताया अवधि के बारे में, यदि संघर्षरत समूह का नेतृत्व मजबूत है और वह संघर्ष को वापस ले लेता है। मजबूत का मतलब जो उसका नेतृत्व कर रहा है, जो लीडर है वो मजबूत है, उसकी सभी लोग बात मानते हैं, और यदि वो संघर्ष वापस ले ले तो संघर्ष की अवधि है वो कम होगी। ओके, ये संघर्ष की अवधि संबंधी प्रस्ताव थे। इसके बाद संघर्ष की उपादेयता या महत्व संबंधी प्रस्ताव, अत्यधिक हिंसात्मक संघर्ष होने से संघर्ष समूहों की पहचान स्पष्ट हो जाती है। पहला इसकी उपयोगिता ये है, संघर्ष यदि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो जाए
तो जो संघर्षरत समूह है उनकी आइडेंटिटी या उनकी पहचान स्पष्ट हो जाती है। जैसे हरियाणा और राजस्थान में जो बहुत हिंसात्मक संघर्ष हुआ था, तो उस संघर्ष में उनकी पहचान स्पष्ट हो गई थी भी संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कौन है, उनके लीडर है, उनकी भी पहचान वहाँ पर हो जाती है। संघर्षरत समूह में विचारात्मक और संरचनात्मक एकता की स्थापना हो जाती है। एक दूसरा इसका महत्व ये है कि जो समूह संघर्ष कर रहे हैं उन समूहों के अंदर समूह के सदस्यों में विचारों में भी एक रूपता आ जाती है, और स्ट्रक्चरल जो इकाइयों में एक उनकी इकाइयाँ संरचनात्मक इकाइयाँ उनमें भी एक रूपता आ जाती है। जैसे मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो पूरा देश चाइना के खिलाफ एकजुट है। जैसे चाइनीज सामान का बहिष्कार किया गया, या फिर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की जहाँ तक बात हो, तो इस पर विचारात्मक एकता है, सभी लोग इसमें सहमत है। तो संघर्षरत समूह है, उन समूहों के अंदर आपसी सदस्यों में विचारात्मक और संरचनात्मक एकता की स्थापना हो जाती है संघर्ष के कारण। इसके बाद अगला है, संघर्षरत समूहों की समस्या का समाधान होने से यह जन कल्याण में भी सहायक है। कैसे? कोई भी समूह है वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है, यदि उनकी मांगें मान ली गई तो जो मांगें हैं वो जन कल्याण के लिए होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मांगें मानी जाएगी तो उससे जन कल्याण होगा। तो जो संघर्ष है वो जन कल्याण के लिए भी लाभदायक है। संघर्ष के प्रकारों संबंधी प्रस्ताव, प्रकारों संबंधी प्रस्ताव का मतलब ये होगा, इसमें कोजर ने बताए हैं कि संगठन के संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम या संघर्ष कैसे कार्य करेगा। प्रकार्यात्मक का मतलब वो कार्य जिससे समाज के अंदर संगठन पैदा होता हो। तो संघर्ष के वो कौन से काम है जिससे समाज में संगठन पैदा होता है, एकता पैदा होती है, उसके बारे में संघर्ष के प्रकारों संबंधी प्रस्ताव में बताया गया है। असमानता जितनी अधिक होगी, समाज के अंदर जितनी अधिक असमानता होगी, प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता उतनी अधिक होगी, और इस अंतर्निर्भरता के कारण संघर्ष की तीव्रता कम होगी, परंतु असमानता के कारण संघर्ष अधिक होंगे। जैसे भारत के अंदर विभिन्न जातियां हैं, इसका मतलब वहाँ पर असमानता अधिक है, परंतु वो प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता भी है। वो जातियाँ, प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता का मतलब अपने अपने एक दूसरे के काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे कुम्हार घड़े बनाने का काम करते हैं, तो वो सुनार से सोने की वस्तुओं लेने के लिए निर्भर है, सुनार है वो कुम्हार से घड़े लेने के लिए निर्भर है। इसका मतलब सभी जातियाँ हैं वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। अंतर्निर्भर होने के कारण उनके आपसी मतभेद हो सकते हैं, तो संघर्ष की तीव्रता कम होगी, उसके अंदर हिंसा नहीं आएगी। परंतु ये जो जातीय संघर्ष है ये होते निरंतर रहते हैं। इस अधिक असमानता के कारण ये संघर्ष है ये होंगे तो बहुत बार बार होते रहते हैं। भारत में जातीय संघर्ष चलते रहते हैं, लेकिन सभी जातीय संघर्ष है वो हिंसात्मक नहीं होते, उनकी तीव्रता कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि सभी जातियों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो असमानता जितनी अधिक होगी उनमें प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता उतनी अधिक होगी, और संघर्ष है वो उतने ही अधिक होंगे, परंतु संघर्ष की तीव्रता कम होगी। संघर्ष की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, इसका मतलब यदि संघर्ष जितनी बार ज़्यादा बार बार संघर्ष होगा तो उस संघर्ष की गहनता उतनी कम होगी, मतलब उसमें तीव्रता बहुत कम होगी, तथा हिंसा की मात्रा भी कम होगी। यदि संघर्ष बार बार नहीं होता है तो संघर्ष की तीव्रता है वो अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो यहाँ पर संघर्ष की आवृत्ति बहुत है, रोज़ाना डेली सीज फायर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर संघर्ष की गहनता नहीं है, गहनता इनके अंदर कम होगी, परंतु और हिंसा की मात्रा भी कम होगी। लेकिन दूसरा, चाइना के साथ भारत के संघर्ष बार बार नहीं होते। तो जब संघर्ष हुआ था तो देखिए हिंसा भी बहुत ज़्यादा हुई थी और संघर्ष की तीव्रता भी अधिक की थी। तो संघर्ष की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, संघर्ष की गहनता भी उतनी कम होगी, तथा हिंसा की मात्रा उतनी कम होगी। अब कोजर के सिद्धांत का मूल्यांकन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? कोजर का सिद्धांत एकांकी है। कोजर का सिद्धांत एकांगी है। कोजर के प्रकार्यवाद की अवधारणा सही नहीं है। प्रकार्यवाद का मतलब संघर्ष है वो सामाजिक एकता और अनुकूलन के लिए आवश्यक है, ये बात ठीक नहीं है। और कोजर का यह सिद्धांत है, ये कोई नवीन सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर हम डिटेल से देखते हैं कोजर के सिद्धांत की आलोचना। कोजर के सिद्धांत की आलोचना में पहला क्या किया गया? एकांगी है। कोजर का संघर्ष का सिद्धांत एक पक्षीय है। कोजर संघर्ष के केवल संगठनात्मक या सकारात्मक स्वरूप पर बल देता है, जबकि दूसरा विघटनात्मक पक्ष भी है, जैसे हिंसा, तनाव, उत्पीड़न, दबाव आदि नकारात्मक तत्व भी है, परंतु इनके ऊपर कोजर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। दूसरा है संघर्ष के प्रकार्यवाद की अवधारणा सही नहीं है। प्रकार्यवाद का मतलब कोजर ने माना है कि संघर्ष समाज या सामाजिक व्यवस्था में अनुकूल और एकीकरण के लिए लाभदायक है।
संघर्ष के कारण इस समाज में व्यवस्था बनी रहती है और अनुकूलन और एकीकरण रहता है, परंतु यह बात सही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष समाज में एकीकरण और अनुकूलन पर कड़ा प्रहार भी करता है। जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और हिंदू और मुस्लिमों में संघर्ष हुआ था, तो उस संघर्ष ने भारत के एकीकरण और अनुकूलन पर बहुत ही गहरा प्रहार किया था। तो संघर्ष के प्रकार्यवाद की अवधारणा है वो भी सही नहीं है। इसके बाद है नवीन सिद्धांत नहीं है। कोजर का संघर्ष सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि इन्होंने जॉर्ज सिमेल, मार्क्स, डेरेंडॉर्फ आदि के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अब हम इसका सारांश निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है कि द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई और कब प्रकाशित की गई। आगे देखिएगा, सारांश में हम लिखेंगे कि हालांकि कोजर के सिद्धांत की आलोचना की गई है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। कोजर ने संघर्ष को संबंधों में स्थायित्व के निर्माण के लिए प्रकार्यवादी व आवश्यक माना है। इसका मतलब यदि संबंधों में स्थायित्व रखना है तो संघर्ष जरूरी है, क्योंकि संघर्ष है वो आवश्यक भी है। संघर्ष से क्या होता है, समाज के अंदर एकता स्थापित होती है। जैसे दूसरे देशों के साथ बाहरी संघर्ष हो रहा है, देश के अंदरूनी एकता स्थापित होगी। तो कोजर ने संघर्ष को संबंधों में स्थायित्व के निर्माण के लिए प्रकार्यवादी व आवश्यक माना, वह अद्भुत है। उन्होंने सीमेल की तरह यह दिखाने का प्रयास किया कि नवाचार व सृजनात्मकता कार्यों को करने में किस तरह सामाजिक व्यवस्था को जड़ बनने से रोकता है। इसका मतलब संघर्ष से नवाचार आएगा, नए नए आविष्कार होंगे, नए नए कार्य पैदा होंगे, तो इससे समाज के अंदर जड़ता खत्म होगी, सामाजिक व्यवस्था है उसमें गतिशीलता आएगी। जैसे भारत और चाइना के बीच में संघर्ष है, तो इससे नवाचार का मतलब नए नए मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, नए नए हथियारों का आविष्कार हो रहा है, या हथियार खरीदे जा रहे हैं। या चाइना के साथ जब संघर्ष हुआ तो सबसे बड़ा क्या हुआ, स्वदेशी टेक्निक को बढ़ावा मिला, तो वो सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिला। तो कोजर ने सीमेल की तरह क्या माना कि जो संघर्ष है वो प्रकार्यवादी है, इससे नवाचार और सृजनात्मक कार्यों को करने में किस तरह से सामाजिक व्यवस्था को जड़ बनने से रोकता है। संघर्ष दो विरोधी पक्ष हो। संघर्ष की खास बात क्या है, ये जो दो विरोधी पक्ष है जिनमें आपस में संघर्ष चल रहा है, उनको उनके संघर्ष को चरम पर पहुंचाएगा और उसके बाद शांत करता है और नए आदर्श और नियमों की स्थापना करता है। जैसे भारत और चाइना के बीच में संघर्ष है, जब ये चरम पर पहुंचेगा तो फिर ये अपने आप शांत होगा। जब शांत होगा तो क्लैरिटी आएगी। जैसे LAC है, उसकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो सही निर्धारित कर दी जाएगी, दोनों पक्ष है उसका पालन करेंगे, तो उससे एक तो स्थायित्व आता है, दूसरा नए नियमों की स्थापना होती है। यही नियम समाज में एकीकरण सहयोग सामंजस्य व स्थायित्व करने में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ कोजर ने यह भी माना कि संघर्ष में विघटनात्मक परिणाम भी पैदा हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये था अपना पूरा लेसन। कोजर है अपना दोनों वीडियो में समाप्त हुआ। आगे मीड के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।